आज हम क्लास 10th की बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो आगे भी बहुत ही यूजफुल है। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होता है फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए वायर। फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए वायर। वायर यानी कंडक्टर, जिसके थ्रू आसानी से करंट पास कर सके, उसी को कंडक्टर बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए वायर। किसी भी वायर के थ्रू अगर कोई चार्ज फ्लो कर रही है, प्रवाह कर रही है, तो उसी को हम क्या समझेंगे? इलेक्ट्रिसिटी वहाँ उत्पन्न हो रही है। मान चलिए ये एक कंडक्टर है, ये एक वायर है। ये एक कंडक्टर है यानी क्या? ये एक वायर है। इसके थ्रू कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं। ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर कुछ इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, तो क्या समझेंगे? यहाँ करंट हो रही है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी हो रही है। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक पॉइंट हैं, जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कुछ बेसिक पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, एटम। एटम क्या होती है? व्हाट इज एटम? इट इज़ ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी डिविजिबल। इफ़ यू डिवाइड इट फर्दर इट लूज इट्स आइडेंटिटी। दुनिया में जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने भी पदार्थ जो अपने आसपास आप लोग देखते हैं, सभी किसी न किसी एटम से ही मिलकर बनी होती है। बहुत सारे एटम मिलकर कुछ एक नया सब्सटेंस बनती है। इसको आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस। इट इज़ ए फंडामेंटल यूनिट of any substance which cannot be divisible, which cannot be divisible. If we divide it further, if we divide it further it lose its identity. It lose its identity. अब देखिए इसकी डिफिनीशन देखिए, इट इज़ ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंसेस। ये क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का, दुनिया में जितने भी सब्सटेंस है जो हम अपने आसपास देखते हैं, उसका एक क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, बहुत ही बेसिक इकाई है। इससे छोटा कुछ भी हो ही नहीं सकता है उस सब्सटेंस का, जो इस एटम से बना होता है। एटम से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है। विच कैन नॉट बी डिविजिबल। अब ये इतना छोटा है कि इसको हम डिविजिबल नहीं कर सकते हैं, इसको विभक्त नहीं कर सकते हैं। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, इफ़ यू डिवाइड इट फर्दर, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, इट लूज इट्स आइडेंटिटी, तो वो क्या करेगी? अपना पहचान खो देगी। समझ गए होंगे आप लोग एटम क्या होती है। अब ये देखेंगे कि कोई भी एटम 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कोई भी एटम 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। थ्री पार्टिकल कौन कौन है? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। कोई भी एटम, दुनिया में जितना भी एटम है, वो किन तीनों पार्टिकल से मिलकर बनी होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या हो जाता है? निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन मीन्स निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन मीन्स
पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन मीन्स न्यूट्रल। कोई भी एटम इन्हीं तीनों पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी एटम में ये तीनों पार्टिकल कहाँ मौजूद रहती है। मान चलिए ये एक एटम है, मान चलिए ये एक एटम है, ये क्या है, एक एटम है। अब इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, मान चलिए ये इसका क्या हो गया, सेंटर। किसी भी एटम में जो सेंटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब सवाल ये उठता है कि इस एटम में ये तीनों पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब ये एटम है, इसका जो सेंटर है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में। ये न्यूक्लियस है, सेंटर है, सेंटर को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस कहाँ रहता है, सेंटर को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और बच गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहती है, तो इलेक्ट्रॉन इस एटम के चारों ओर जो कक्षा रहती है, ऑर्बिट, उसमें क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। ये जो ऑर्बिट है, जो एटम के चारों ओर फैली हुई रहती है, इसमें क्या करती रहती है, इलेक्ट्रॉन मूव करती रहती है। इसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर मूव करती रहती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये अराइज होती है, ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, जो आपको पहले हम बताए हैं। तो आप यहाँ ये सोचते होंगे ये दोनों तो आपस में अट्रैक्ट कर लेती होगी, क्योंकि निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेती है। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस सेंटर से इस ऑर्बिट की दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है इसके तुलना में, जिसके कारण ये क्या हो पाता है, यहाँ पे ये दोनों आपस में अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमती रहती है और दूसरी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन घूमती रहती है। इन दोनों के बीच इतनी दूरी रहती है जो आपस में अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। अब आप लोग ये समझ गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में रहती है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम में रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा जो ऑर्बिट है उसमें मूव करती रहती है इलेक्ट्रॉन। और एक बात, किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी रहेगा। इस चीज़ को भी नोट कर लेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एटम। किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ किसके, प्रोटॉन का। जितना नंबर संख्या में प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर संख्या में इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब ये जानेंगे इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड कितना होता है। इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का कितना होता है, उतना ही 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चूँकि ये निगेटिव चार्ज है तो इसके आगे माइनस का सिंबल लगा देंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके आगे पॉजिटिव या नहीं भी सिंबल लगा सकते हैं। अब आप लोग ये जानते होंगे, ये पढ़े भी होंगे कि कोई भी एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दुनिया में जितने भी एटम हैं वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब क्यों न्यूट्रल होता है, उसका ये जवाब होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना नंबर में इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही नंबर में क्या रहता है,
न्यूट्रॉन भी रहता है, प्रोटॉन भी रहता है किसी भी एटम में, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी एटम न्यूट्रल होता है। दोनों में सेम चार्ज रहता है, जितना नंबर में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना ही नंबर में क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। अब दुनिया में जितने भी चीज़ जो एटम से मिलकर बने होते हैं सब्सटेंसेस, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है किसके, प्रोटॉन की संख्या में उस सब्सटेंस में, इसीलिए कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर है, कभी कभी ये बैलेंस बिगड़ता भी है किसी भी बॉडी में, कभी कभी ये बैलेंस बिगड़ता भी है। वो कैसे बिगड़ता है, हम दो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए अगला एग्जाम्पल, देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि कोई भी बॉडी से चार्ज का बैलेंस कैसे बिगड़ता है। मान लीजिए एक हम ग्लास रॉड लिए, क्या लिए, एक ग्लास रॉड, एक कांच की छड़ लिए और एक सिल्क क्लॉथ, रेशम का कपड़ा लिए, सिल्क क्लॉथ लिए। दोनों को क्या करेंगे, आपस में रब्ड करेंगे। दोनों को क्या करेंगे, आपस में रब्ड करेंगे। रब्ड मीन्स क्या, रगड़ेंगे, आपस में रगड़ेंगे एक दूसरे को। तो क्या होगा, इस पे जो इलेक्ट्रॉन है, ग्लास रॉड पे जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होगा, रब्ड करने के दरमियान सिल्क क्लॉथ पे आके बैठ जाएगी। रब्ड करने के दरमियान क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा इस पे आके बैठ जाएगी। क्योंकि ये ग्लास रॉड पहले न्यूट्रल था, पहले ये ग्लास रॉड क्या था, न्यूट्रल। इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव इजकल टू होगा नंबर ऑफ नेगेटिव। इसमें ये क्या है, पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर इस दोनों को आपस में क्या करेंगे, रब्ड करेंगे, तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन रब्ड करने के दरमियान इस सिल्क क्लॉथ में चला गया। तो ये टोटल क्या बच गया, ये पॉजिटिव, ये कौन सा चार्ज हो गया, तो टोटल ये इसमें क्या बच गया, पॉजिटिव बच गया। तो ये ग्लास रॉड कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया। पहले ये ग्लास रॉड कौन सा चार्ज बॉडी था, पहले न्यूट्रल था, क्योंकि इसको हम किसी चीज़ से रब्ड नहीं किए थे। तो कोई भी चीज़ अगर हम किसी वैसे ही रखा रहता है, पड़ा रहता है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन का। लेकिन इसको हम क्या किए, सिल्क क्लॉथ से रब्ड कर दिए, रगड़ दिए, आपस में रब्ड कर दिए। रब्ड करने के दरमियान क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन था निगेटिव चार्ज, वो रब्ड करने के दरमियान किस में चला गया, सिल्क क्लॉथ में। और इसका जो पॉजिटिव चार्ज था, इस सिल्क क्लॉथ में जो पॉजिटिव चार्ज था, वो रब्ड करने के दरमियान किस में चला गया, ग्लास रॉड में। तो अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, ये ग्लास रॉड को हम क्या कह सकते हैं, कौन सा चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच गया। और ये सिल्क क्लॉथ कौन सा चार्ज बॉडी हो गया, ये निगेटिव चार्ज बॉडी हो गया। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर से देखेंगे। When we rubbed a glass rod with silk cloth, some electron of glass rod are transferred in silk cloth. As a result, magnitude of positive charge is greater than negative charge. अब इसमें पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है निगेटिव चार्ज से ज़्यादा हो गया। जब आपस में इसको रब्ड किए तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन negative charge on glass rod. Then we say that glass rod is positively charged body. Then we say that glass rod is positively charged body. Therefore, number of electrons is apart on silk cloth. That's why silk cloth are negative charge body. अब एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, एक और एग्जाम्पल लेंगे। अब क्या करेंगे, एक इबोनाइट रॉड लेंगे और एक क्या लेंगे, ऊन लेंगे, ऊन। दोनों को आपस में क्या करेंगे, रब्ड करेंगे। फिर एक बार क्या करेंगे, दोनों को आपस में रब्ड करेंगे। रब्ड करने के दरमियान ऊल पे जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ ट्रांसफ़र होकर चला आएगा, इबोनाइट रॉड पे। रब्ड करने के दरमियान ऊल पे जो इलेक्ट्रॉन होगी वो कहाँ चला आएगा ट्रांसफ़र होकर, इबोनाइट रॉड पे। तो इबोनाइट रॉड क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज।
क्योंकि उल का जो जितना भी इलेक्ट्रॉन था रब्ड करने के दरमियान वो कहाँ चला आया, इबोनॉइड रोड पे। इबोनॉइड रोड पे सारा कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इबोनॉइड रोड कौन सा चार्ज हो गया, निगेटिवली चार्ज बॉडी। In above discussion, it is clear that if we rub two things in each other, then due to redistribution of electron, one are get positively charged and other are get negatively charged body। ऊपर दो एग्जाम्पल से हम समझे कि अगर दो वस्तु को आपस में क्या कर सकते हैं, अगर हम रब्ड करेंगे तो क्या होगा, एक वस्तु उसमें पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा और एक वस्तु कौन सा चार्ज बॉडी हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा। और इस एक्सपेरिमेंट से ये भी क्लियर हो गया कि चार्ज को ना ही हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कहाँ, कैसे, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज को हम इसको नोट करेंगे। ऊपर दो एग्जांपल से हम क्या सीखें, चार्ज को ना ही हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग नोट करेंगे और बार बार पढ़ेंगे। एक एटम के बारे में इतना चीज़ आप लोगों को जानना ज़रूरी था। अब अगला टॉपिक चार्जेज क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक चार्ज, आवेश। चार्जेज क्या होती है, इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं, क्यू से। इट इज डिनोटेड बाय क्यू। इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं, क्यू से। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, कूलम्ब। इस ऐसा यूनिट इज कूलम्ब। कूलम्ब को हम सी से डिनोट करते हैं। चार्जेज क्या होती है, चार्जेज को हम क्यू से डिनोट करते हैं और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम्ब, जिसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। चार्जेज के दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेज। चार्जेज के दो प्रकार होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब हम ये जानेंगे जो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। क्या जाने पढ़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। मान चलिए कोई भी बॉडी न्यूट्रल है। कोई भी बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। उस न्यूट्रल बॉडी में से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, किसी न किसी वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या करें, रिमूव कर दें, तो वो बॉडी कौन सा बॉडी हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगा। पीछे आपको दो एग्जाम्पल के थ्रू हम बताए थे, जब ग्लास रोड को ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब्ड किए थे तो क्या हुआ था, ग्लास रोड पे जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला गया था रब्ड करने के दरमियान, सिल्क क्लॉथ पे, जिसके कारण ग्लास रोड क्या हो गया था, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। उसी तरह पॉजिटिव चार्ज को कैसे समझेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी। इसको इस तरह से समझेंगे, लॉस ऑफ यानी क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी क्या, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी किसी न्यूट्रल बॉडी से, यानी क्या, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको आप सिंपली लैंग्वेज में लिख सकते हैं, रिमूवल यानी क्या, लॉस, घटना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी। किसी भी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना ही क्या होता है, वो बॉडी कौन सा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज समझ गए, अब निगेटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
एक्सेस ऑफ, इसका जस्ट अपोजिट, पॉजिटिव चार्ज का जस्ट अपोजिट, यहाँ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो नेगेटिव चार्ज कैसे समझेंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी न्यूट्रल बॉडी में बढ़ जाना, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी, किसी भी न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। आप इस पॉजिटिव चार्ज का डिफिनीशन भी नोट कर सकते हैं पॉज करके, हम बोल रहे हैं आप लोग लिख लीजिएगा। पॉजिटिव चार्ज का डिफिनीशन आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिमूवल ऑफ, यानी क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी, दैट इज पॉजिटिव चार्ज मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना डिफिनेशन काफ़ी है पॉजिटिव चार्ज के लिए। और निगेटिव चार्ज को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, निगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू ए न्यूट्रल बॉडी, किसी भी न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाना, यानी क्या, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए न्यूट्रल बॉडी, वही क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा। आप इस तरह डिफिनेशन लिख सकते हैं दोनों का, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। आप इस पॉइंट को इस तरह नोट बना के लिख सकते हैं, नोट में ये नोट कर लीजिएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, यानी क्या, इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। अब चार्जेज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो देखेंगे। अब चार्जेज के पहले हम जान लिए चार्ज क्या होती है, चार्ज के कितने प्रकार होते हैं। अब जानेंगे चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं। पहला प्रॉपर्टीज, like charges repel, like charges repel while unlike charges attract each other, attract each other। ये चार्जेज की पहली प्रॉपर्टी है, इसको समझेंगे, अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे। लाइक चार्जेज रिपेल, लाइक चार्जेज मीन्स क्या, दो चार्ज जो क्या होना चाहिए, सेम, दो चार्ज जो सेम होना चाहिए, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव निगेटिव होगा। दोनों चार्ज सेम है, दो चार्ज लेंगे लेकिन दोनों क्या होना चाहिए, लाइक चार्ज होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। क्या कहता है, लाइक चार्जेज रिपेल, जो दो चार्जेज एक समान होगी वो क्या होगी, एक दूसरे को ढकेलेगी, एक दूसरे को क्या करेगी, रिपेल करेगी, ढकेलेगी। पॉजिटिव पॉजिटिव को ढकेलेगी, निगेटिव निगेटिव को ढकेलेगी, रिपेल करेगी। वाइल अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेज मीन्स क्या, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव, दो चार्ज लेंगे लेकिन दोनों सेम नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग होने, मान चलिए एक लिए पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो इस दोनों में कैसा रिलेशन होगा, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, आपस में खींचेगी। एक नेगेटिव लेंगे एक पॉजिटिव लेंगे तो ये दोनों में क्या रिलेशन होगा, आपस में अट्रैक्ट करेगी, दोनों अनलाइक चार्जेज क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ये चार्जेज की पहला प्रॉपर्टी है, आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा प्रॉपर्टी है, ये है द चार्जेज आर रिमेन कांस्टेंट, चार्जेज क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मीन्स क्या, इक्वल अमाउंट में रहता है, नंबर ऑफ किसी भी बॉडी में चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। दिस मीन्स दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही क्या कर सकते हैं, नो डिस्ट्रॉयड, न और ना ही उसको तोड़ सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट में सिंपली बी ट्रांसफर्ड, इसको केवल क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये दो प्रॉपर्टी चार्जेज की होगी, आप लोग नोट कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, एग्जाम में पूछ सकती है 2 नंबर की। अब नेक्स्ट, चार्जेज क्यू बराबर एक फार्मूला होता है जो न्यूमेरिकल
में काम आएगी आप लोग को, वो भी जान लें, आगे देखेंगे। चार्ज Q बराबर एक फार्मूला होता है, Q इजकल टू NE, ये एक फार्मूला है, Q इजकल टू NE, वेयर Q इजकल टू चार्ज, Q इजकल टू चार्ज, N इजकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इजकल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये आपको न्यूमेरिकल सेक्टर में बहुत ही यूजफुल आएगा ये फार्मूला, Q इजकल टू NE, इसको ध्यान में कर लेंगे। इस पर आपको न्यूमेरिकल भी कराएंगे, लेकिन 1-2 लेक्चर के बाद आपको न्यूमेरिकल हर एक फार्मूला पे हम 4-5 सवाल आप लोगों को करवाएंगे। पहले इसका थ्योरी जान लें। Q इजकल टू NE होता है, एक फार्मूला होता है, चार्ज इजकल टू NE, जहाँ पे Q इजकल टू चार्ज होता है, N इजकल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E इजकल टू क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब एक चीज़ तो आपको पता ही है, अब सवाल में एक चीज़ दिया रहेगा, किसी एक चीज़ के बारे में आपको पूछेगा, तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना तक था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, बेसिक चीज़ जो मैंने आपको बता दी है, आप लोग पहले भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार बता दिए। अब इस चैप्टर का मेन पॉइंट पे आएंगे, मेन टॉपिक पे आएंगे, इलेक्ट्रिक करंट। अगला मेन टॉपिक क्या है, इस चैप्टर का स्टार्टिंग क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ हमेशा 2 ही अवस्था में रहती है, या तो वो रेस्ट में रहती है, या तो क्या रहता है, मोशन में रहता है। कोई भी चीज़ 2 ही अवस्था में रहती है, या तो वो रेस्ट में रहती है, या तो मोशन में रहती है। चार्ज भी दो अवस्था में रहेगी, या तो रेस्ट में रहेगी, या तो मोशन में। जब चार्ज रेस्ट में रहेगी तब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब क्या, स्थिर। और जब चार्ज मोशन में रहेगी तब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, यानी क्या, चार्ज इन मोशन। इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे, चार्ज इन मोशन, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as electric current. The speed at which the charge is flow, कोई ऐसा स्पीड जिसके थ्रू क्या हो, चार्ज आसानी से पास कर सके। इसका डिफिनीशन हम इस तरह लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी क्या, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, ये क्या हो गया, करंट। करंट यही ना हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी क्या, चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, करंट को किसी से डिनोट करते हैं, आई से। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज का सिंबल Q हो गया, टाइम का T हो गया। चार्ज का ऐसा यूनिट आपको क्या हो गया, कूलम बताए थे। टाइम का क्या हो गया, सेकेंड। चार्ज का यूनिट है कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का यूनिट सेकेंड। कूलम पर सेकेंड क्या हो गया, करंट। कूलम पर सेकेंड ही क्या हो गया आपका, करंट। यही कूलम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर। एक साइंटिस्ट थे एम्पियर, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया, उन्होंने ये आविष्कार किया। अब देखिए करंट क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट टाइम इज नाउन एज करंट। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। तो चार्ज का सिंबल क्या होता है, Q, टाइम का सिंबल T, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड यही क्या हो गया, करंट। अब कूलम पर सेकेंड को क्या, किसी से डिनोट किया गया, एम्पियर से। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, करंट का, इस ऐसा यूनिट इज एम्पियर। इन शॉर्ट फॉर्म इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू Q/T, I इक्वल टू Q/T। ये इसका क्या हो गया, करंट का फॉर्मूला। आपको न्यूमेरिकल में ये फार्मूला बहुत ही यूजफुल है, I इक्वल टू Q/T, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। वेयर
आई इजकल टू करेंट, करेंट को हम आई से डिनोट करते हैं, क्यू को हम चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, और टी तो पता ही होगा आप लोग को, टाइम। अब करंट को हम कैसे समझेंगे? सपोज आई हैव ए कंडक्टर और वायर, मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है। क्या है? एक कंडक्टर है। इस पॉइंट को ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी, और अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू इट, किसी भी कंडक्टर की, ये क्या है? कंडक्टर है। कोई भी चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू क्या करेगा? आसानी से ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाएगी, पास करेगी, उसी को किसी न किसी निश्चित समय में ही ना पास करेगी, उसी को क्या बोलेंगे? करंट। किसी न किसी निश्चित समय में किसी कंडक्टर के द्वारा अगर कोई चार्ज फ्लो कर रही है तो उसी को हम क्या करें बोलेंगे? करंट। अब करंट को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, हाउ मेनी चार्ज is divided in how much time, how many charge is divided in how much time is known as what? Current. The speed of flow of charge, अब यहाँ क्या देखें? The speed of flow of इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज ही है ना, इलेक्ट्रॉन चार्ज है। The speed of flow of charge is known as क्या? करंट। करंट को हम बहुत सारा डिफिनीसन दे सकते हैं, सब हम बोल दिए, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। वैसे बेसिकली आप लोग अगर एग्जाम में लिखना चाहें तो ये आप लोगों के लिए आसान रहेगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। आई बराबर क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज का सिंबल क्यू होता है, टाइम का टी, क्यू बाई टी। क्यू का चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। तो कूलम बाई सेकेंड क्या हो गया? एम्पियर। करंट का ऐसा यूनिट क्या हो गया? एम्पियर। इन शॉर्ट फॉर्म करंट का फॉर्मूला क्या हो? आई इजकल टू क्यू बाई टी, वेयर आई इजकल टू करंट, क्यू इजकल टू चार्ज और टी इजकल टू टाइम। किसी मान लीजिए ये लेट एक इट इज ए कंडक्टर, ये क्या है? कंडक्टर है। इसके थ्रू कुछ चार्जेज कुछ निश्चित समय में पास कर रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर, यहीं पर यहाँ पर क्या हो गया? करंट हो गया, करंट बोलेंगे।